हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 7 फरवरी 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगी रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ डिपोटीज। दोस्तों, कई दिनों से हम डिस्कस कर भी रहे हैं कि किस तरह से लगभग 104 जो भारतीय जो इलीगली यूएस में एंटर करे थे, उनको यहाँ पर वापस डिपोर्ट किया गया है। अब डिपोर्टेशन कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से होती आ रही है। पर कंसर्निंग बात ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर उनको वापस भेजा गया। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, और इन लोगों से जो बातचीत हुई है, तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से 40 घंटे लगातार उनको हैंडकफ रखा गया, है ना। बेसिकली चेन्स में थे वो 40 घंटे के लिए। उनके जो जेन्युइन ह्यूमन राइट्स है वो यहाँ पे डिनाई करे गए। एंड इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों ने जो यहाँ पे आके बयान दिया ना, वो ये भी बोला है कि लगातार 40-40 घंटे तक उनको टॉयलेट भी इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। तो यानी कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो जेन्युइन ह्यूमन राइट्स होने चाहिए थे, उनका भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया यूएसए के द्वारा। ये थोड़ा-सा मुद्दा कंसर्निंग हो जाता है। एंड इसीलिए ये सवाल पूछे गए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी के सामने। एंड उन्होंने यहाँ पे बताया कि आप नोटिस कर पाओगे कि 2009 से ही इस तरह से इंडियन इमिग्रेंट्स अगर कहीं पे इल्लीगल है ना, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने इसका आंकड़ा भी दिया कि 15,000 से ज़्यादा इंडियन इल्लीगल जो इमिग्रेंट्स थे, उनको पिछले 15 साल में इस तरह से डिपोर्ट किया गया है। एंड ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर अलग-अलग देशों को मिलकर यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा कुछ मुद्दा उठ रहा है ना, तो उनको आपस में रिज़ॉल्व करें। एंड इल्लीगल मूवमेंट को डिस्करेज करना ही डेफिनिटली कंट्री के इंटरेस्ट में रहता है, ऐसा यहाँ पर उनका कहना था। देखो, उनकी बातें बिल्कुल सही हैं, डेफिनिटली ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि शायद इनको ट्रीटमेंट जो किया गया, वो सही नहीं था। ठीक है? तो डिपोर्टेशन कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है। अगर इल्लीगली कोई एंटर करा है, डेफिनिटली वो फिर डिपोर्ट करने का पूरा राइट है सामने वाली कंट्री को। पर प्रॉपर ह्यूमन बेसिक राइट्स के साथ ये चीज़ होनी चाहिए, ना कि इस तरह से कि हैंडकफ करके चेन्स के अंदर हो गया, उनको टॉयलेट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एंड बाकी जो चीज़ें कंसर्निंग देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, डेट है आज की 7 फरवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, और हम अंडरस्टैंड करेंगे ईएलएस कॉटन के बारे में। सबसे पहले कॉटन को अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ ना कॉटन की, आपको ध्यान क्या रखना है, कॉटन क्या है, एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये बेसिकली आपका जो खरीफ सीजन है उसमें ग्रो करी जाती है। ठीक है। अब इंडिया में आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ पे गुजरात स्टेट है ना, महाराष्ट्र स्टेट है। ये दोनों स्टेट्स मेजर प्रोड्यूसर्स हमें देखने को मिलते हैं कॉटन के। एंड इनफैक्ट ना, कॉटन को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी सी इसकी कंडीशंस आप अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर टेम्परेचर हमें चाहिए होता है 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एंड जो एनुअल रेनफॉल है, वो 50 टू 75 सेंटीमीटर के आसपास की आपको रेनफॉल यहाँ पे चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रॉपर कॉटन। अब कॉटन वैसे तो अलग-अलग सॉइल्स के अंदर हमें ग्रो होती हुई देखने को मिल जाएगी। पर जो ब्लैक क्लेई सॉइल है, या जिसको हम कई बार रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, या इसको कई बार कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे बढ़िया रहती है। ठीक है? बाकी इसके अलावा एल्यूवियल सॉइल हो गया, या इवन ब्लैक एंड रेड सॉइल में भी ये ग्रो करी जा सकती है। पर मेजर इसका जो प्रोडक्शन है, वो आपका सेंट्रल इंडिया के अंदर ब्लैक क्लेई सॉइल के अंदर है। बाकी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एल्यूवियल सॉइल एंड सदर्न के अंदर आपका ब्लैक एंड रेड सॉइल भी देखने को मिल जाती है। जो कॉटन है, वो कुछ हद तक सैलिनिटी के रिगार्डिंग आपका टॉलरेंस होती है। पर यहाँ पर अगर मान लीजिए वाटर लॉगिंग हो जाए, यानी कि पानी अगर जमा हो जाए, वो कहीं न कहीं दिक्कत देता है कॉटन की क्रॉप को। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास जो सॉइल्स है ना, वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही दोस्तों, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करें, तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ होने चाहिए। यूपीएससी ने 2020 के क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्ज़ैक्ट यही स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी थी। एंड पूछा था कि ये किस पर्टिकुलर क्रॉप की यहाँ पे बात हो रही है। द आंसर इज़ यहाँ पर कॉटन। बाकी जब फ्लावरिंग स्टेज होती है, तो उस समय जो स्काई होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, यानी कि उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए। ये बात होती है कॉटन की, जिसको हम व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? ये तो कॉटन के बारे में हमने समझा। अब कॉटन की भी ना अलग-अलग टाइप्स होती हैं। देखो, कॉटन का जो फाइबर होता है ना, उसकी लेंथ के हिसाब से कॉटन को अलग-अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आपका शॉर्ट स्टेपल, इसकी फाइबर लेंथ बहुत ही कम होती है। एक होता है आपका मीडियम स्टेपल। मीडियम स्टेपल में क्या होता है, आपका जो फाइबर की लेंथ होती है ना, वो 25 से 28.6 देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो इंडिया में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, वो कौन सी प्रोडक्शन है, वो मीडियम स्टेपल ही है।
आप नोटिस कर पाओगे लगभग 96% प्रोडक्शन इसी पर्टिकुलर मीडियम स्टेपल की हम यहाँ पे करते हैं। थोड़ा और लंबा फाइबर होता है तो उसको लॉन्ग स्टेपल बोलते हैं। एंड अगर मान लीजिए आपके फाइबर की लेंथ 30 से भी ज्यादा हो जाती है ना, उस केस में उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। अब आप पूछेंगे सर भारत में कौन सी होती है? देखो भारत में होती सारी हैं, पर जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है 96% के आसपास जो प्रोडक्शन है वो मीडियम स्टेपल की ही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो ये बात समझ आई। अब हमें थोड़ा सा बात करनी है किसकी, ईएलएस स्टेपल कॉटन की। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना। देखो जो ईएलएस कॉटन ना यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग, जहां पर क्या था, जो फाइबर की लेंथ थी 30 से ज्यादा थी, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग वाला जो स्टेपल कॉटन है ना, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है। इससे आपके जो प्रीमियम टेक्सटाइल्स होते हैं वो बनते हैं, बहुत ही बढ़िया यान आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ड्यूरेबल भी होता है, लंबे समय तक चलता है। लग्जरी क्लोथिंग के अंदर जो कॉटन इस्तेमाल होता है वो दरअसल में ईएलएस कॉटन ही होता है। अब जैसा मैं आपको कह रहा था, दुनिया भर में कहाँ पाई जाती है ये? इजिप्ट, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू मेजरली ये मेजर प्रोड्यूसर हैं ईएलएस कॉटन के। इनफैक्ट ना इजिप्ट में ही मोस्टली होती है, इसीलिए ईएलएस कॉटन को कई बार हम लोग इजिप्शियन कॉटन या फिर पीमा कॉटन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्या भारत में बिल्कुल नहीं होती? नहीं, भारत में होती है, पर बहुत ही थोड़े से एरियाज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर आपका अटपड़ी तालुका हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोयम्बटूर के अंदर तमिलनाडु हो गया। बाकी कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब इस बार के बजट में क्या हुआ, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि एक 5 साल का मिशन होगा जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज को हम और प्रमोट करेंगे। ये यहाँ पर हमें फोकस देखने को मिल जाएगा। तो ये इजिप्शियन और पीमा कॉटन की हम यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं। ये यहाँ पर फोकस है हमारे पास इस पर्टिकुलर मिशन का। अब आपके दिमाग में आएगा सर हम बहुत ही कम क्यों प्रोडक्शन करते हैं जब इतनी बढ़िया है ईएलएस कॉटन? देखो इसके कुछ कारण है। पहला कारण है इसका लो यील्ड। आप अंडरस्टैंड करना कि मीडियम स्टेपल जब हम कॉटन, जो कि इंडिया में 96% होता है, उसकी यील्ड होती है 10 से 12 क्विंटल पर एकड़। जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की, ये केवल और केवल 7 से 8 क्विंटल पर एकड़ की यहाँ पे यील्ड देता है। तो किसानों को लगता है यार इससे तो बहुत ही कम यील्ड आ रही है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं ग्रो करेंगे। दूसरा है मार्केट चैलेंज। ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, तो इसको प्रीमियम दामों पर बेचना होता है। पर दिक्कत क्या आती है, भारत में उतने स्ट्रॉन्ग मार्केट लिंकेज नहीं देखने को मिलते, जिस वजह से किसानों की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लग जाती है, पर कहीं ना कहीं उनको समस्या आती है उसको प्रीमियम दामों पर बेचने के लिए। ये कुछ इश्यूज हैं। बाकी बात करें दोस्तों कॉटन की और ओवरऑल प्रोडक्शन की, तो आप नोटिस कर पाओगे दुनिया भर में भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। इंडिया के अंदर गुजरात जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे एरिया हमारा सबसे ज्यादा है अंडर कल्टीवेशन। बाकी मेजर जो आपका 67% एरिया है वो रेन फेड एरियाज के अंदर कॉटन होती है। बाकी 33% कॉटन जो होती है वो इरिगेटेड रीजन्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कॉटन के बारे में जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं, दैट इज एस्ट्रॉइड 2024 YR4 में हिट अर्थ इन 2032। ये समझेंगे क्या मुद्दा है। पहले आप लोग एक काम करो, पहले थोड़ा एस्ट्रॉइड्स के बारे में जान लो। दोस्तों होता क्या है ना, आप लोगों ने जैसे सुना होगा कॉमेट्स के बारे में। एस्ट्रॉइड और कॉमेट के बीच में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। एक्चुअल में आप अंडरस्टैंड करना, एस्ट्रॉइड जो होते हैं ना वो मेटल से या रॉकी मटेरियल से मेजरली बने होते हैं। कॉमेट्स की जब हम बात करते हैं तो वो आपके आइस हो गया, डस्ट हो गया या रॉकी मटेरियल, इनसे फॉर्म्ड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब एक जो बात आपको ध्यान में रखनी है ना, कि इनके फॉर्म होने का टाइम लगभग सेम ही है। लगभग कहीं ना कहीं जब ये फॉर्म हुए थे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम के ऊपर फॉर्म हुए थे। पर फर्क पता क्या है, एस्ट्रॉइड्स ना आपके सन के काफी करीब में नॉर्मली होते हैं। जैसे आपको ज्यादातर जो आपको एस्ट्रॉइड्स हैं वो आपको मार्स और जुपिटर के बीच में जो आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलती हैं, ज्यादातर आपको इसी बेल्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे एस्ट्रॉइड्स। तो यानी कि ना एस्ट्रॉइड थोड़ा सा सूरज के पास में बनते हैं, जहां पर मतलब जहां पर काफी हद तक गर्मी होती है ताकि आइस सॉलिड, मतलब यहाँ पे वेयर इट इज टू वार्म फॉर आइस टू रिमेन सॉलिड। ठीक है। तो बहुत ज्यादा अभी पास में नहीं, बट एज कंपेयर टू कॉमेट वो काफी पास में होते हैं। जबकि जो कॉमेट होते हैं वो काफी दूर में फॉर्म होते हैं सन से, जहां पर उनकी आइस ना मेल्ट करे। क्योंकि आप नोटिस करो ना, कॉमेट किससे बने हैं? आइस से, डस्ट से, रॉकी मटेरियल से। तो थोड़ा सा दूर फॉर्म होते हैं एज कंपेयर टू सन। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको मीटियोर और मीटेरॉइड और मीटेरॉइड के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना मीटेरॉइड की, व्हाट डू मीन बाय मीटेरॉइड? जब हम मीटेरॉइड की बात हैं, जब मैं ROID की यहाँ पे बात करूँ ना, तो मीटेरॉइड आपका एक रॉक का एक चंक आप कह सकते हो। बिल्कुल छोटा भी हो सकता है, बिल्कुल बड़ा भी हो सकता है। ये होता है आपका मीटेरॉइड। जब कोई भी रॉक या आयरन का हिस्सा कुछ होता है वो स्पेस के अंदर आपको उसका चंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए वो
धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया तो फिर वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ मीटियोर। कई बार आप लोग नोटिस करते हो ना, शूटिंग स्टार्स आप देखते हो एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना? जब कहीं ना कहीं मीटेओराइट्स अर्थ में एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और बर्न अप होते हैं, वो मीटियोर्स बन जाते हैं। फिर अगर मान लीजिए कोई ऐसा मीटेओराइट था जो अर्थ एटमॉस्फेयर को सर्वाइव कर गया एंड धरती के सरफेस के ऊपर लैंड कर गया, फिर वो बन जाता है मीटेओराइट। तो ये फर्क जो है ना, मीटियोर, मीटेओराइड और मीटेओराइट, ये भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। चलो ठीक है, अब ये बात अगर समझ आ गई है तो यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड की। क्या है इस नाम का, एस्ट्रॉइड का नाम है एस्ट्रॉइड 2024 YR4। ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है 2032 के अंदर ये धरती को हिट करे। इसकी लगभग 1% से थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा चांस है कि ये हो सकता है धरती को हिट करे 2032 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर चिली के अंदर आप नोटिस कर पाओगे जो एटलस टेलीस्कोप है, इसने यहाँ पर इसको डिटेक्ट किया एंड ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो साइज है ना इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड का, वो एक फुटबॉल फील्ड के साइज के आसपास का हमें देखने को मिल जाएगा। अब एस्ट्रॉइड्स का मैंने आपको बता ही दिया कि एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं। अब एस्ट्रॉइड इंपॉर्टेंट भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे अगर हमें सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है तो हमें मदद करेंगे। बहुत सारे मेटल्स और जो वाटर होता है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, रिसोर्सेस, ठीक है, जो कि आगे जाके हम फ्यूचर में माइन कर सकते हैं, तो वो भी फायदा हो सकता है। बाकी कई बार दिक्कत भी दे सकते हैं, जैसे हो सकता है एस्ट्रॉइड 2024 YR4 दे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर चलो ठीक है, ये 2032 में हो सकता है, 1% पॉसिबिलिटी है कि धरती को क्रैश करे, पर क्या अक्सर ऐसा होता है कि एस्ट्रॉइड धरती पे क्रैश करते हैं? देखो यार, होता पता क्या है, पास्ट में कुछ एक केसेस हुए हैं पर वो रेयर हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका चिक्स क्लूब एस्ट्रॉइड जो था, वो 66 मिलियन ईयर्स अगो हिट किया था धरती को, जिससे कहीं ना कहीं डायनासोर्स और लगभग धरती की 75% लाइफ वाइप आउट हो गई थी। इसी तरह से कुछ छोटे एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका 2013 के अंदर चेलिअबिंस्क जो एस्ट्रॉइड था, इसने रशिया के ऊपर एक्सप्लोड हुआ था, जिस वजह से कुछ 1500 लोग, थोड़ा उनको इंजरीज हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो, इस तरह से कुछ एक रेयर ओकेजन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हालांकि एंटर तो बहुत सारे करते हैं अर्थ एटमोस्फेयर के ऊपर, पर वो रास्ते में बर्न अप हो जाते हैं तो धरती तक पहुंचते नहीं है। तो 40 मीटर का अगर एक एस्ट्रॉयड होता है ना, वो एक पूरी सिटी को तबाह कर सकता है अगर उसकी स्पीड और एंट्री एंगल एक प्रॉपर ढंग से हो। ठीक है, तो ये बातें आप नोटिस कर पाओगे। अब आपके दिमाग में आएगा, तो सर हम कुछ कर रहे हैं इनको रोकने के लिए, कुछ हमारे पास कुछ तकनीकें हैं। बिल्कुल, द आंसर इज यस। यहाँ पर आपको डार्ट का पता होना चाहिए। किसका सर? डार्ट का, DART, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। दरअसल में नासा और आपकी जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी, इन्होंने मिलकर ना डार्ट बनाया है। डार्ट के माध्यम से क्या होता है, हम यहाँ पर इस तरह की जो प्लेनेट को हिट करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको रोकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2022 में पता क्या किया, डार्ट का एक स्पेसक्राफ्ट था, वो जानबूझ के एक एस्ट्रॉयड के अंदर जाके टकरा गया। एस्ट्रॉयड के साथ टकराने की वजह से क्या हुआ, एस्ट्रॉयड की जो शेप थी और ट्रजेक्टरी बदल गई। तो पहले जो धरती को हिट करने वाला था, हमने एक स्पेसक्राफ्ट से उसको हिट करवा के किसी और दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, उस एस्ट्रॉयड का जो पाथ था वो चेंज हो गया और वो धरती को हिट नहीं किया। इस एस्ट्रॉयड का नाम क्या था? डाइमॉर्फोस। तो इस तरह से डार्ट बहुत ही इफेक्टिव यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। फ्यूचर के अंदर हम कुछ और भी काम करें, जैसे लेजर बेस्ड डिफ्लेक्शन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि हो सकता है आगे जाके इसको हम इस्तेमाल करें। हम ग्रेविटी ट्रैक्टर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो आपका एस्ट्रॉयड है वो अपनी पर्टिकुलर कोर्स जो उसका डायरेक्शन थे उससे चेंज हो जाए। तो ये यहाँ पे अलग अलग चीजें हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। अब ये जो आपका एस्ट्रॉयड 2024 YR4 है ना, इसको डिटेक्ट किसने किया? एटलस ने। एटलस क्या है सर? एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। दरअसल में टोटल 4 ऐसी टेलीस्कोप्स हैं जिसको डेवलप किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने, एंड इसको फंड नासा करता है। ऐसी 2 आपकी टेलीस्कोप हवाई के अंदर है, एक चिली के अंदर है और एक है साउथ अफ्रीका के अंदर। ये चारों जो टेलीस्कोप्स है ना, ये कंटिन्यूअसली आपकी नाइट के समय के ऊपर स्काई को देखती रहती हैं, स्कैन करती रहती है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा, इस तरह की चीजें यहाँ पे देखती रहती हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो चिली वाली टेलीस्कोप थी ना, उसने यहाँ पर ये डिटेक्ट किया कि एस्ट्रॉयड 2024 YR4 हो सकता है यहाँ पे धरती को हिट करे। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे अच्छे से समझने थे। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को। दोस्तों यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है हमारा स्टेट एम्बलम। अब होता पता क्या है, स्टेट एम्बलम में सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए नीचे ना यहाँ पर इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? सत्यमेव जयते। अब कई बार पता क्या होता है, कई बार कुछ स्टेट्स हो गया, कई बार कुछ और एंटिटीज हो गया, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो कई बार ना ये स्टेट एम्बलम तो कर देती हैं अपने अलग अलग पेपर्स के ऊपर, पर वो सत्यमेव जयते नहीं लिखती। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई ऐसा नहीं करना, आपने सत्यमेव जयते भी हमारे स्टेट एम्बलम का हिस्सा है, तो इट शुड बी देयर।
एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेटर हेड है, स्टेट गवर्नमेंट का लेटर हेड है, गवर्नमेंट एजेंसी का कोई लेटर हेड है, या फिर भारत की करेंसी है, भारत का पासपोर्ट है, नेशनल फ्लैग, ठीक है, ये तो चलो यहाँ पे लिया गया है। तो आप नोटिस कर पाओगे ये अलग अलग जगहों के ऊपर आपके अशोक चक्कर का, जो आपका अशोक चक्कर नेशनल फ्लैग है ना, जहां से मतलब यहाँ पे लिया गया है, ये मेंशन्ड होता है, ये स्टेट एम्बलम। ठीक है, तो मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो लेटर हेड के ऊपर अपने स्टेट एम्बलम को यहाँ पे एक तरह की ऑफिशियल सील देखने को मिलती है, वहां पर वो सत्यमेव जयते नहीं लिखती ना, तो वो गलत चीज है, उसको लिखना चाहिए। ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बोला है। तो थोड़ा सा स्टेट एम्बलम को और अंडरस्टैंड करते हैं। इसको हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। कहाँ से? फ्रॉम द सारनाथ लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका। थोड़ा सा हमें इसके बारे में अंडरस्टैंड करना होगा। देखो यार, ये है हमारा स्टेट एम्बलम, ठीक बात है। अब यहां पर आप अंडरस्टैंड करो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात तो आपको यहाँ पर टोटल कितने लॉइंस देखने को मिल रहे हैं? देखो यार, देखने को आपको भले 3 लॉइंस देखने को मिल रहे हैं, पर होते दरअसल में 4 हैं। सर चौथा कहाँ पे है? देखो चौथा आपको दिख नहीं रहा, पर चौथा पीछे वाली साइड आपको यहाँ पर होता है। ठीक है, ये जो आपके लॉइंस है ना, जो 4 एशियाटिक लॉइंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पावर, करेज, कॉन्फिडेंस, प्राइड, उन सब चीजों को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो आपको 4 एनिमल्स आपको और देखने को मिलेंगे। देखो यार, यहाँ पर आपको जैसे हॉर्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको बुल दिख रहा होगा, इसी तरह से पीछे वाली साइड आपको एलिफेंट और लॉयन आपको देखने को मिल जाते हैं। दरअसल में जो बुल है ना, बुल, ये बुल दरअसल में आपके टॉरस को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके जोडियाक साइन होते हैं ना, टॉरस, उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये सिंबलाइज करता है बुद्धा जी का जन्म को। ठीक है, तो टॉरस जो होता है ना, जो जोडियाक साइन हमें देखने को मिलता है, उसको यहाँ पर इसके द्वारा डिपिक्ट किया जाता है। ठीक है, एक आपको यहाँ पे हॉर्स देखने को मिल जाएगा। हॉर्स जो होता है वो कंठक, आप लोगों ने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, तो कंठक हॉर्स के बारे में आप पता हो, जानते होंगे। ये वही हॉर्स है जिसको बुद्धा जी ने इस्तेमाल किया था अपनी प्रिंसली लाइफ से दूर जाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक पीछे वाली साइड आपको एलिफेंट देखने को मिल जाएगा। वो कहीं ना कहीं जो क्वीन माया का जन्म है, सॉरी, क्वीन माया का जो ड्रीम है, उसको डिपिक्ट करता है। क्वीन माया का ड्रीम मतलब यही था कि एक व्हाइट एलिफेंट उनकी वूम में एंटर कर रहा है। लॉयन की बात करें, ये कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट को यहाँ पे शो करता है। और साथ ही साथ ये जो चारों एनिमल्स हैं, ये एक तरह से 4 दिशाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट द 4 डायरेक्शंस। ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको धर्म चक्कर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर बहुत आराम से देख सकते हो। यहाँ पर 24 स्पोक्स हैं आपके इस धर्म चक्कर के अंदर, तो इस तरह से एक पीछे वाली साइड भी आपको धर्म चक्कर देखने को मिल जाएगा। अब एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे, जो ओरिजिनल लाइन कैपिटल है ना, उसमें आपको नीचे वाली साइड यहाँ पर आपको एक लोटस भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ओरिजिनल लाइन कैपिटल की। ठीक है, तो ये बेल शेप्ड का आपको लोटस है, ये है ओरिजिनल आपका जो लॉइन कैपिटल है। पर ये वाला पार्ट हमने अपने ऑफिशियल एम्बलम के अंदर नहीं इंक्लूड किया हुआ, ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी जो धर्म चक्कर मैंने आपको बताया, जिसमें 24 स्पोक्स थे, वो कहीं ना कहीं बुद्धा जी के फर्स्ट सरमन को यहाँ पे दर्शाता है, दैट इज धर्म चक्कर परिवर्तन। उसके अलावा जो मोटो नीचे लिखा जाता है, सत्यमेव जयते, वो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हमारा इंस्क्राइब्ड है। और जो मोटो लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भी एक यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। इसका मीनिंग होता है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, यानी कि सत्य की हमेशा यहाँ पे जीत होती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे हमारे स्टेट एम्बलम के बारे में, जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज मेंस के अंदर भी आप कोई पूछे तो वहां पर भी आप कुछ चीजें डिपिक्ट यहाँ पे कर सकते हो। अगर मान लीजिए सर कोई इसका अनऑथराइज यूज करे, तो वहां पर क्या होगा? उसको 2 साल तक की सजा और 5,000 तक का यहाँ पे फाइन हो सकता है। दरअसल में जो रूल्स है ना, वो ऑलरेडी हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 एंड स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रूल्स 2007 इसके ऑथराइज यूज को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज बैगर द नेबर पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है दोस्तों? होता पता क्या है, यहाँ पर ना आज के समय के ऊपर, जैसे हम बात करें यूएसए की, तो आप नोटिस कर पा रहे हो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पे अपनाई जा रही हैं। देश पता क्या कर रहे हैं? अलग अलग देश ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरा फायदा कैसा हो, मेरा फायदा कैसा हो। तो उस वजह से क्या हो रहा है, वो ट्रेड वॉर के अंदर एंगेज कर रहे हैं कि मान लो कोई बहुत हैवी लेवल के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, या फिर कोटास लगा रहा है फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर, कि सामने वाली कंट्री का इंपोर्ट कम से कम करे जाए। बहुत सारी कंट्रीज करेंसी वॉर में एंगेज हैं। होता पता क्या है, जब आप अपनी करेंसी को आप डी वैल्यू करते हो, जब उसको नीचे कमजोर करते हो, उससे कहीं ना कहीं आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और इम्पोर्ट महंगे हो जाते हैं। तो यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कंट्रीज ये इस तरह की टेक्निक्स यहाँ पे इजाद कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं,
इस तरह की चीज़ें करने की, यानी कि अपना फ़ायदा सारी कंट्रीज़ देखने की कोशिश कर रही हैं। अब एक्चुअल में ना होता पता क्या था, अगर हम बात करें एडम स्मिथ जी की एक बुक है 1776 की, द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने इस आइडिया के बारे में बात करी है। दरअसल में ना उस टाइम के ऊपर क्या होते थे, मर्केंटलिस्ट आप लोगों ने देखे होंगे, तो मर्केंटलिस्ट की जो उस समय कोशिश पता क्या होती थी, उनकी ये कोशिश होती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें अपने देश से एंड इम्पोर्ट बिल्कुल कम से कम हो। एंड इस चक्कर में क्या होता था, इस चक्कर में वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते थे। पर जो एडम स्मिथ जी है ना, वो इस पर्टिकुलर चीज़ से उतना एग्री नहीं करते। उनका ऐसा कहना था कि अगर हम फ्री ट्रेड रखेंगे, लंबे समय के अंदर सारे के सारे देशों को यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो ये वाली चीज़ बहुत ही गलत चीज़ है एज़ पर एडम स्मिथ जी। तो ध्यान क्या रखना है, बेगर द नेबर पॉलिसीज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि जब एक कंट्री कहीं न कहीं सामने वाली कंट्री का नुकसान करे ताकि अपना फ़ायदा हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, अपने खुद को बेनिफिट करने के लिए सामने वाली कंट्री का नुकसान करवाना इज़ नोन एज़ अ बेगर द नेबर पॉलिसी। आजकल यूएसए हो गया, है ना? ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एक और टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ फोर्ट विलियम रीनेम्ड एज़ विजय दुर्ग। थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यार, आप लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ी है ना? एंड उस हिस्ट्री के अंदर आप लोग जैसे पढ़ते हो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी, राइट? अब एक्चुअल में क्या था ना, आपका अगर मैं बात करूँ कोलकाता की, तो फोर्ट विलियम बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। हालाँकि अगर मैं बात करूँ ना, ब्रिटिशर्स से मतलब अगर आप थोड़ा पीछे जाएँ अगर, तो हमें नोटिस करने को मिलता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने दरअसल में फोर्ट विलियम को बनाया था 1696 के अंदर। पर आप जानते होंगे, यहाँ पर इस फोर्ट के अंदर क्या किया जाता था? जो भी देखो आपके अलग-अलग प्रिज़नर्स वगैरह थे, उनको यहाँ पे रखा जाता था। फिर आप नोटिस कर पाओगे 1756 के अंदर जो सिराजुद्दौला है, ठीक है? वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोर्ट को कैप्चर करते हैं, अटैक करते हैं कैलकाटा को एंड यहाँ पे इसको कैप्चर करते हैं। फिर आपका बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को मिलता है 1757 के अंदर। उस समय इस पर्टिकुलर फोर्ट को डिमोलिश कर दिया गया था। फिर बाद में रॉबर्ट क्लाइव आए, उन्होंने यहाँ पर वापस से इस फोर्ट को बनाना स्टार्ट किया एंड फिर आगे जाके आप नोटिस कर पाओगे 1770s और 1780s के अंदर हमें यहाँ पर ये फोर्ट विलियम का नया प्रारूप है, वो फॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड जो नाम था ना फोर्ट विलियम, ये रखा गया था किंग विलियम थ्री ऑफ इंग्लैंड के नाम के ऊपर। अभी क्या हुआ है, अभी इस फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके यहाँ पर विजय दुर्ग रख दिया गया है। विजय दुर्ग दरअसल में आपके जो महाराठा फोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर, उससे कहीं न कहीं इंस्पायर्ड है। दरअसल में ना ये जो आपका फोर्ट विलियम या जिसको हम अब विजय दुर्ग बोलेंगे, ये इंडियन आर्मी की आज के समय के ऊपर प्रॉपर्टी है। हमारे जो ईस्टर्न कमांड है ना, ईस्टर्न आर्मी कमांड, उसके हेडक्वार्टर ना आज के समय ये सर्व कर रहा है, जो कि हुगली बैंक्स के ऊपर मतलब हुगली के ईस्टर्न बैंक के ऊपर लोकेटेड है इन द सिटी ऑफ कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो डेफिनेटली ये जो विजय दुर्ग था, ठीक है, जो मराठा फोर्ट से कहीं न कहीं इंस्पायर्ड है, ये एक नेवल बेस के ना सर्व किया एज़ अ अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एक तो देखो, फोर्ट विलियम को रीनेम किया गया है एज़ विजय दुर्ग। उसी तरह से जो किचनर हाउस है, उसको रीनेम किया गया है एज़ मानेकशॉ हाउस एंड जो सेंट जॉर्ज गेट था, इसको अब शिवाजी गेट के नाम से जाना जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये चीज़ें हमने करी हैं ताकि जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है ना, उनको हम यहाँ पे खत्म कर पाएँ। एक और बिल्कुल छोटा-सा टॉपिक है, दैट इज़ अर्जेंटीना विथड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। देखो यार, एक्चुअली हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात करते रहते हैं। अभी हमने बेगर द नेबर वाली चीज़ भी अंडरस्टैंड करी। उसी तरह से ना डोनाल्ड ट्रम्प के ही एक काफ़ी खास दोस्त हैं, वो है अर्जेंटीना के प्रेज़िडेंट जेवियर मिलाई। अब जेवियर मिलाई भी काफ़ी हद तक ना, जैसे ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, उनके साथ काफ़ी हद तक एग्री करते हैं। जैसे अगर आप नोटिस कर पाओगे, अर्जेंटीना दरअसल में पहले ब्रिक्स का मेंबर भी बनने वाला था, पर जब अर्जेंटीना के नई प्रेज़िडेंट आए, तो उन्होंने ब्रिक्स में भी एंट्री नहीं ली। उन्होंने बोला कि हम नहीं ब्रिक्स में एंट्री करेंगे। प्लस अर्जेंटीना के जो प्रेज़िडेंट थे, वो बहुत ही अल्ट्रा जो लिबरलिस्ट होते हैं ना, उनकी सोच के साथ एग्री करते हैं। वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम मिनिस्ट्रीज़ वगैरह भी हटा देंगे एंड अब यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ये डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि डब्ल्यूएचओ को एग्ज़िट कर रहे हैं। अब उसी तरह से अर्जेंटीना के जो लिबर्टेरियन जो प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बोल दिया है कि वो डब्ल्यूएचओ से बाहर जा रहे हैं। अब आप पूछोगे सर, अर्जेंटीना है कहाँ पे? देखो, ये तो आपको पता ही है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको अर्जेंटीना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस साइड पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर इस साइड आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाएगा। अब ये विथड्रॉल कर क्यों रहे हैं? देखो, पहला तो एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता है कि यूएसए ने विथड्रॉ किया तो साथ-साथ इन्होंने भी विथड्रॉ कर लिया। बाकी इनका जो कारण ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट करे गए थे डब्ल्यूएचओ के द्वारा, सही ढंग से काम नहीं करा गया, है ना? ये सब चीज़ें हैं। अब देखो यार, जब यूएस से बाहर गया डब्ल्यूएचओ से, तो कहीं न कहीं उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है
क्यों? क्योंकि यूएस से बहुत सारा पैसा देता है डब्ल्यूएचओ को। पर क्या अगर बात करें अर्जेंटीना के इसमें ऐसा कुछ है? नहीं। देखो अर्जेंटीना केवल और केवल $8 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है पिछले साल के अंदर अगर हम बात करें। डब्ल्यूएचओ का टोटल बजट लगभग $7 बिलियन है और अर्जेंटीना कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अर्जेंटीना के जाने से। पर हाँ, दुनिया भर में डब्ल्यूएचओ की इमेज के ऊपर जरूर इससे धक्का लगता है। बाकी अर्जेंटीना कहना था कि यार ये कहीं ना कहीं उसकी जो सॉवरेनिटी है ना, उसके ऊपर डब्ल्यूएचओ का अधिकार आ रहा है, उसके हेल्थ के ऊपर एक तरह से डब्ल्यूएचओ का अधिकार आ रहा है। तो इस वजह से भी अर्जेंटीना यहाँ से विड्रॉ किया है। दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था आईबीसीए के बारे में, इसके हेडक्वार्टर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ना कि सोमालिया के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। वी शॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली इसके द्वारा ही डेवलप किया, ये बिल्कुल ट्रू है। गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला की बात करें तो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज लीस्ट कंसर्न, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बाकी मथिकेटन शोला नेशनल पार्क की बात करें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।